हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संधि पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले संधि की 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। आज के संधि पार्ट 3 में हम लोग विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे कि विसर्ग संधि हमारी क्या है। तो देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और जो हमारा विसर्ग होता है वो सदैव स्वर वर्ण पर लगता है, यानी स्वर वर्ण में ही लगता है। जैसे ये में जो विसर्ग लगा है, हम लोग जानते हैं कि ये व्यंजन में लगा नहीं, ये जो माँ में ए की मात्रा निकली है ए इस पर लगा होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। नमः धन्ते, नमः धन्ते, यहाँ ये हमारा आ गया विसर्ग और ये ता विसर्ग का यहाँ सा बन जाता है, दंती सा। और ये व्यंजन है, यहाँ आधा सा होता है, नमस्ते। विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है ये हमारा सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सा। परिभाषा देख लेते हैं। जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है। जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है। ये दोस्तों हमारा है विसर्ग का चिन्ह। अब इसमें भी नियम है, तो नियम नंबर पहला हम लोग देखते हैं कि नियम नंबर पहला क्या कह रहा है। जब विसर्ग के बाद ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना के प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो, यानी कि ये हमारे हो गए ता वर्ग के ता, था, दा, धा और ना, ये हमारे हो गए ता वर्ग के। तो इसमें बोल रहा है प्रथम या द्वितीय वर्ण आए, यानी कि ये ता आएगा और या फिर द्वितीय वर्ण था आएगा। प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो विसर्ग जो है वो सा हो जाएगा, यानी ये दंती सा हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हस्तिनोति, दोस्तों यहाँ ता आया है ना, हस्तिनोति, तो इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं कि यहाँ पर ये सा कैसे आया। हरिह धन तनोति, दोस्तों ये यहाँ विसर्ग आया, ये ता आया, मिलके यहाँ दंती सा हो गया, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता, वो भी आधा सा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सा आया है इसी वजह से यहाँ हरिश धन तनोति हुआ है और वो मिलकर हो गया है हरिश धन तनोति, यानी हरिष्ट नोति। सेकंड जो हमारा उदाहरण है विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता, विष्णुआ धन त्राता, दोस्तों ये यहाँ से विसर्ग आया, ये त्रा मिलकर यहाँ ये विसर्ग से शा गया हमारा दंती सा, और यहाँ विष्णु आधा सा दंती और त्राता। ये हमारा नियम नंबर 1 कहता है। अब नियम नंबर 2 में देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। जब विसर्ग के बाद चा या छा आते हैं, जब विसर्ग के बाद चा या छा आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा हो जाता है। नियम नंबर 2 कह रहा है कि चा छा जब आते हैं तो वहाँ पर तालव्य शा हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। कृष्ण सचलति, कृष्ण सचलति, जिसमें देखें कि ये हमारा तालव्य शा कैसे आया। तो कृष्णा धन चलति, दोस्तों ये यहाँ विसर्ग और ये चा, यहाँ पर ये हुआ सा और ये मिलके यहाँ हो गया आधा सा। नियम नंबर 3 देखते हैं कि सत्व संधि में क्या कहता है। विसर्ग के टा या ठा में, विसर्ग के टा या ठा आने पर विसर्ग सा हो जाता है, यानी ये हमारा सा हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धनु धन टंकार, धनुआ धन टंकार, दोस्तों ये यहाँ विसर्ग धन टा, विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो गया और ये यहाँ धनुष टंकार, आधा सा जाके लगता है, आधा सा। अब नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। विसर्ग के बाद का, खा, फा आते हैं तो विसर्ग को विसर्ग ही रखते हैं, यानी नियम नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन कब, जब विसर्ग के बाद का, खा, फा आते हैं तब। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह धन कथयति, तो यहाँ पर देखो दोस्तों का के बाद विसर्ग लगा है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। कह कथयति। रामा करोति, रामा करोति,
यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रामा करोति ही लिख दिया गया। अब सेकंड जो हमारा है विसर्ग संधि का भेद वो है रुत्व संधि। रुत्व संधि जिसका सूत्र है ससजु शोरु, ससजु शोरु। परिभाषा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि पद के अंत में विसर्ग का ये दंती सा हो तो शा के स्थान पर रू हो जाता है। इस रू के ऊ का लोप हो जाता है और केवल वहाँ रा रह जाता है। ये कब होता है? जब रू के ऊ का लोप होता है, रा रह जाता है। जब पद के अंत में विसर्ग का सा यानी ये हमारा दंती सा, दंत सा हो तो सा के स्थान पर रू होगा, परंतु रू का ऊ का लोप हो जाएगा और वहाँ रा रह जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निष्धन दया। उदाहरण से समझते हैं। निष्धन दया, निष्धन दया बराबर यहाँ सा का रू बन गया, निरुधन दया। रू का ऊ का लोप हो गया और यहाँ बचा निर्धन दया, तो मिलकर बना निर्दया। ये यहाँ दोस्तों नीचे कंडीशन भी है। सा से रू बना, फिर रू से ऊ का लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया और यहाँ फाइनल रा बचा, वो भी आधा रा, तो यहाँ रा लग गया। एक और उदाहरण से समझते हैं। कविशधन अयम, कविशधन अयम। दोस्तों यहाँ सा से रू में परिवर्तन हुआ, कविरुधन अयम, और फिर रू से ऊ का लोप हो गया और यहाँ बचा कविरधन अयम, वो भी आधा रा, और ये यहाँ फाइनल जाके बना कविरयम। नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो तथा उसके बाद कोई स्वर या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या रा, वा, ला, हा इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर विसर्ग का रा हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो तथा उसके बाद कोई स्वर या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या रा, ला, वा, हा इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर विसर्ग का रा हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुनिः धन गच्छति, मुनिः धन गच्छति, यहाँ पर हुआ मुनिर गच्छति। दोस्तों कैसे हुआ ये मुनिर गच्छति, यहाँ से देखते हैं। ये विसर्ग, इसका गा और विसर्ग की जगह पे यहाँ रा हो गया, तो मुनिर धन गच्छति, वो भी ये आधा रा था, यहाँ पर फाइनल जाके बन गया मुनिर गच्छति, आधा रा लगता है। भानु धन उदेति, भानु धन उदेत। दोस्तों भानु का यहाँ पे विसर्ग और ऊ मिलके यहाँ रा हो गया, ये कंडीशन यहाँ जाके बनी भानुर उदेति, और यहाँ पर रा आधा है तो भानुर देति, ये यहाँ फाइनल बन गया, आधा रा लग के। तीसरा हमारा जो भेद है विसर्ग संधि का वो है उत्त संधि। उत्त संधि जिसका सूत्र है उत्तरोर लुप्ताद लुप्ते, जिसका सूत्र है उत्तरोर लुप्ताद लुप्ते। परिभाषा देख लेते हैं। जब विसर्ग के पहले भी ह्रस्व आ तथा विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ आता है तो विसर्ग का रू तथा रू का ऊ हो जाता है। विसर्ग से पूर्व का ह्रस्व आ तथा विसर्ग का ऊ मिलकर ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद वाले ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है, उसके स्थान पर अनुग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब विसर्ग के पहले भी ह्रस्व आ तथा विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व आ आता है तो विसर्ग का रू तथा रू का ऊ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ तथा विसर्ग का ऊ मिलकर ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद वाले ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है, उसके स्थान पर अनुग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। ये दोस्तों अनुग्रह का चिन्ह। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालकः धन अयम, बालकः धन अयम, बालक धन रू धन अयम बराबर बालक धन ऊ धन अयम बालकोयम, या फाइनल जाके बना बालको अम, यानी कि यहाँ पे जो आ था ह्रस्व आ रहा था वो यहाँ अनुग्रह चिन्ह से बदल गया इस तरीके से। तो जो ऊपर बताया गया है उसी का भाव है, यानी उदाहरण है बालका धन अयम। दोस्तों ये जहाँ विसर्ग है, विसर्ग रू में परिवर्तित हो गया, उसके बाद ये रू ऊ में परिवर्तित हो गया, और फिर फाइनल ये जो ऊ है ये ओ में परिवर्तित हो गया, फिर ओ से अनुग्रह में परिवर्तित हो गया, यानी
अनुस्वार, फिर रू का ऊ में, ऊ से ओ में, फिर उसके बाद हर्ष आ में भी लिख सकते हैं और अनुग्रह में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे अभी संस्कृत की क्लास नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर उन तक पहुँचाइए, वो लोग संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करें। ऑनलाइन शिक्षण आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाता है, तो आप लोग भी उसका सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।